दोस्तों, मैंने अपने 17 साल के पुलिस करियर में बहुत अजीब केस देखे हैं। हत्या, आत्महत्या, गायब होने वाले लोग। लेकिन आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बारे में मैंने आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। क्योंकि सच कहूँ तो मुझे आज भी नहीं पता कि उस रात में जिस आदमी से मिला था, वो जिंदा था या पहले से मर चुका था। ये घटना साल 2009 की है। उस समय मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में थी। मैं सब इंस्पेक्टर था। वो इलाका जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आसपास कई पुराने गांव थे। उन्हीं गांव में एक गांव था, चंदन खेड़ा। आज भी अगर आप सरकारी नक्शे में देखेंगे तो उसका नाम मिलेगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। पूरा गांव खाली पड़ा है। और उस गांव के खाली होने की वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। जुलाई महीने का दिन था और बारिश हो रही थी। मैं थाने में बैठा कुछ पुराने केस देख रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी भीगा हुआ थाने में आया। उसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और वो बुरी तरह से कँप रहा था। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया। कुछ देर बाद उसने जो बात कही, उसे सुनकर कमरे में बैठे सभी पुलिस वाले एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। उसने कहा, साहब, वो फिर वापस आ गया। मैंने पूछा, कौन वापस आ गया? बूढ़ा मेरी आंखों में देखकर बोला, जिसे हमने 25 साल पहले मार दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा बुड्ढा शायद पागल है, लेकिन फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकाली। तस्वीर में 5 आदमी खड़े थे। उसमें से एक आदमी के चेहरे पर लाल स्याही से गोल निशान बना हुआ था। बूढ़ा कपटी आवाज में बोला, ये आदमी कल रात मेरे घर आया था। मैंने उसकी तस्वीर देखी। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी 1984, यानी लगभग 25 साल पुरानी। मैंने पूछा, अगर ये 1984 की तस्वीर है तो वो आदमी अब तक कम से कम 60 साल का होगा। बुड्ढे ने सर हिलाया, फिर बोला, साहब, समस्या यही नहीं है। समस्या ये है कि जिस आदमी को मैंने कल रात अपने दरवाजे पर खड़ा देखा, उसकी उम्र आज भी वही थी जो इस तस्वीर में है। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं अभी भी इसे किसी बूढ़े आदमी का भ्रम मान रहा था। फिर उसने एक और बात कही, ऐसी बात उसने मुझे पहली बार गंभीर होने पर मजबूर कर दिया। वो बोला, और साहब, कल रात उसने मुझे सिर्फ एक बात कही। मैं मैंने पूछा, क्या? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, उसने कहा, अब मेरी बारी पूरी हो गई है, अब अगली बारी तुम्हारी है। इतना कहकर बुड्ढा अचानक रोने लगा। मैंने उसे शांत कराया, फिर पूरी घटना शुरू से बताने को कहा। और जो कहानी उसने सुनाई, वहीं से चंदन खेड़ा गांव का रहस्य शुरू हुआ। एक ऐसा रहस्य जिसके कारण अगले 10 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई। एक आदमी पागल हो गया और मैं खुद लगभग मर ही गया था। लेकिन उस समय मुझे ये सब नहीं पता था। मैं सिर्फ एक पुलिस अधिकारी था जो एक बूढ़े आदमी की अजीब शिकायत सुन रहा था। बूढ़े का नाम राम दयाल था। उसकी हालत देखकर मैंने थाने के बाकी पुलिस वालों को बाहर भेज दिया। कमरे में सिर्फ मैं, राम दयाल और मेरा हवलदार सुरेश बैठे थे। मैंने धीरे से उससे पूछा, राम दयाल जी, शुरू से बताइए। राम दयाल कुछ देर तक चुप रहे। फिर उसने कपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और बोला, साहब, ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी 25 साल पुरानी है और इस कहानी में मैं अकेला नहीं हूँ। हम 5 लोग थे। मैंने उसकी तस्वीर फिर से देखी। सचमुच तस्वीर में 5 आदमी खड़े थे। उसमें से 4 मुस्कुरा रहे थे, लेकिन 5वां आदमी
जिसके चेहरे पर लाल गोला बना था। वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी नज़र कहीं और थी, जैसे किसी और को देख रहा हो। रामदयाल बोले, उसका नाम महेश था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जिस रात वो मरा, उस रात हम चार भी मर सकते थे। मैंने पूछा, कैसे? रामदयाल की आंखें खाली हो गईं, जैसे वो 25 साल पीछे चला गया हो। साल 1984, चंदनखेड़ा गांव। तब गांव आबाद था, करीब 300 लोग रहते थे। खेती होती थी, बच्चे खेलते थे, शाम को चौपाल सस्ती थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बस इतना पता था कि कई पीढ़ियों से वो हवेली खाली पड़ी थी और गांव वाले सूर्यास्त के बाद उसके पास नहीं जाते थे। रामदयाल और उसके 4 दोस्त जवान थे, लगभग 22-23 साल के, निडर, जिद्दी और गांव वालों की बातों पर हंसने वाले। एक दिन चौपाल में किसी ने मजाक में कहा, अगर इतनी ही दम है तो रात काली हवेली में पिता कर दिखाओ। बस फिर क्या था, यही से सब शुरू हुआ। महेश ने सबसे पहले चुनौती स्वीकार की, फिर बाकी चारों भी तैयार हो गए और उसी रात पांचों दोस्त लालटेन लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। रामदयाल ये बताते हुए अचानक रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मैंने पूछा, फिर? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, साहब, हवेली तक तो हम 5 गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 4 लौटे थे। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। मैंने पूछा, महेश वहीं मारा गया था? रामदयाल ने धीरे से सर हिलाया, नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। महेश हमारे साथ वापस आया था। मैंने पूछा, क्या मतलब? रामदयाल की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। साहब, हम 4 लोग जिस आदमी को महेश समझकर वापस लाए थे, वो महेश नहीं था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई और उसी समय मेरे सामने कुर्सी पर बैठे रामदयाल अचानक चीख पड़ा। उसकी नज़र थाने की खिड़की पर थी। मैंने पलट कर देखा। खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था और उसकी आंखें सीधे हमारी तरफ देख रही थी। थाने के कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। रामदयाल कुर्सी से आधा उठ चुका था। उसकी उंगलियां कपते हुए खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। वो आ गया। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा में हिलते हुए पेड़। मैं बाहर भागा। सुरेश भी मेरे पीछे था। हमने पूरे थाने के आसपास तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला, जैसे वहां कोई था ही नहीं। जब वापस कमरे में आए तो रामदयाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, उसने देख लिया, उसे पता चल गया, अब वो सबको ले जाएगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कौन ले जाएगा? रामदयाल ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। महेश नहीं साहब, महेश तो उसी रात मर गया था। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि वो वापस आया था। रामदयाल ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, कुछ वापस आया था, लेकिन वो महेश नहीं था। सब कुछ शुरू से बताओ। रामदयाल ने आंखें बंद की और 25 साल पुरानी उस रात की कहानी आगे बढ़ाने लगा। काली हवेली की पहली रात पांचों दोस्त लालटेन लेकर हवेली पहुंचे। रात करीब 10 बजे की बात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवेली सामने खड़ी थी, विशाल, टूटी हुई और अजीब तरह से शांत। रामदयाल बोला, सबसे पहले महेश अंदर गया था। वो हमेशा सबसे बहादुर माना जाता था। दरवाज़ा धक्का देते ही खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, मकड़ी के जाले, टूटी हुई कुर्सियां और दीवालों पर अजीब से निशान। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे डर लगे। पहले 1 घंटे तो सब सामान्य था। पांचों दोस्त हवेली के अलग अलग हिस्से देखने लगे।
मजाक करते रहे, हंसते रहे। फिर करीब आधी रात को उन्हें पहली आवाज़ सुनाई दी, एक लड़की के गाने की आवाज़, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई हवेली के अंदर कहीं बैठकर लोरी गा रहा हो। सभी दोस्त रुक गए। महेश हंसा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। बाकी चारों भी उसके पीछे गए। आवाज़ उन्हें हवेली के पिछले हिस्से तक ले गई। वहाँ एक पुराना कमरा था जिसका दरवाज़ा बाहर से जंजीरों से बंधा था। और सबसे अजीब बात, कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, दरवाज़ा मत खोलना। मैंने बीच में पूछा, फिर? रामदयाल ने कपते हुए जवाब दिया, हमने वही गलती की जो हर मूर्ख करता है। हमने दरवाज़ा खोल दिया। जंजीरें हटते ही भीतर से सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर कुछ नहीं था, बस बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। पूरा कमरा खाली था, कोई बच्चा नहीं, कोई इंसान नहीं, लेकिन पालना हिल रहा था। अब पहली बार पांचों दोस्तों को डर लगा। रामदयाल बोले, हमें वहीं से लौट जाना चाहिए था, लेकिन महेश उस पालने के पास चला गया। उसने पालने के अंदर झांका और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। लेकिन जब बाकी के लोग दौड़कर पहुंचे, पालना बिल्कुल खाली था। मैंने पूछा, फिर महेश ने क्या देखा था? रामदयाल ने सर हिलाया। उसने कभी नहीं बताया, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। उस घटना के बाद पांचों दोस्त तुरंत हवेली छोड़कर गांव लौट आए। लेकिन रास्ते में एक अजीब बात हुई। महेश पूरे रास्ते चुप था, एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि वो सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का था। गांव पहुंचकर भी उसकी हालत वैसी रही, और अगले दिन उसने अपने घर वालों से बात करना बंद कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद पहली मौत हुई, लेकिन मरने वाला महेश नहीं था। मरने वाला था उन पांचों दोस्तों में से एक और लड़का। नाम था गोपाल। गोपाल की लाश गांव के कुएं के पास मिली। उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे शरीर से खून नहीं, कुछ और निकाल लिया गया हो। और उसके गले पर उंगलियों के 5 निशान थे। लेकिन गांव के वैद्य ने जो बात कही, उसे सुनकर सब डर गए। उसने कहा, ये निशान किसी इंसान के हाथ के नहीं। रामदयाल इतना कहकर अचानक चुप हो गया। मैंने देखा, उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। और तभी थाने के बाहर फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी, इस बार पहले से ज़्यादा तेज। सुरेश खिड़की के पास गया, बाहर झांका, और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। साहब, वो फिर से दिखा है। मैंने पूछा, कौन? सुरेश की आवाज़ कँप रही थी। वही आदमी जो अभी थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। मैंने पूछा, उसके साथ कौन है? सुरेश ने खिड़की के बाहर देखते हुए फुसफुसा कर कहा, साहब, उसके साथ 4 और खड़े हैं, और पांचों सीधे थाने की तरफ देख रहे हैं। सुरेश की ये बात सुनकर तुरंत मैं खिड़की के पास पहुंचा। बाहर घना कोहरा था। थाने के सामने लगे पीले बल्ब की रोशनी मुश्किल से ही 10-15 फुट तक जा रही थी, और उसी रोशनी की सीमा पर 5 आकृतियां खड़ी थी, बिल्कुल चुप, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और रोशनी उनकी तरफ फेंकी, लेकिन जैसे ही रोशनी उन तक पहुंची, पांचों गायब हो गए, जैसे वहां कोई था ही नहीं। लेकिन उसी समय पीछे से रामदयाल की कपती आवाज आई, वो आ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उसकी तरफ मुड़ा। कौन आ गया? रामदयाल की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। हम 5 थे साहब, अब फिर से 5 हो गए हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने उसे आगे बोलने का इशारा किया। रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहानी आगे बढ़ाई। गोपाल की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसकी लाश के पास एक चीज मिली, एक पुरानी काली डोर जिसमें पीतल का छोटा सा ताबीज बंधा था। रामदयाल बोला, वो ताबीज हमने पहले भी कहीं देखा था। मैंने पूछा, कहाँ? उसने जवाब दिया, काली हवेली के उस
पालने में। मेरी बाहें सिकुड़ गई। मतलब जिस रात हम हवेली गए थे उस खाली पालने में यही ताबीज पड़ा था, लेकिन तब हमने उसे छुआ नहीं था। और अब वही ताबीज गोपाल की लाश के पास मिला। गोपाल की मौत के बाद बाकी 4 दोस्त डर गए। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी हवेली का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन महेश बदल चुका था। वो दिन भर गायब रहने लगा। रात को गांव के बाहर चला जाता, किसी से बात नहीं करता, और सबसे अजीब बात उसकी आंखें। रामदयाल बोले, साहब, उसकी आंखें पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई और हमें देख रहा हो। एक रात रामदयाल ने उसका पीछा किया। महेश चुपचाप गांव से बाहर निकला, सीधे जंगल की तरफ और फिर काली हवेली की ओर। रामदयाल डरते हुए उसके पीछे गए। आधी रात थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। महेश हवेली के टूटे हुए आंगन में खड़ा था और किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रामदयाल एक दीवार के पीछे छुप गया। तभी उसने महेश को कहते सुना, मैं बाकी तीनों को भी ले आऊंगा। रामदयाल का दिल जोर से धड़कने लगा। बाकी तीनों किसके लिए? और तभी एक दूसरी आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, समय कम है। रामदयाल ये कहते कहते कांपने लगा। उसके हाथ थरथरा रहे थे। मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने एक घूंट लिया, फिर बोला, साहब, मैंने उस लड़की को देखा था और काश मैं उसे कभी ना देखता। मैंने पूछा, कौन थी वो? रामदयाल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर फुसफुसाया, वो इंसान नहीं थी। उस रात जब महेश वहां से चला गया, रामदयाल हिम्मत करके उस जगह पहुंचा जहां वो खड़ा था। जमीन पर कुछ निशान बने थे, एक गोल घेरा, और घेरे के बीच में 5 नाम, गोपाल, रामदयाल, भीकू, रघुवीर, महेश। 5 दोस्तों के नाम। लेकिन एक बात अजीब थी, गोपाल के नाम पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ था और उसके नीचे लिखा था, एक पूरा हुआ। रामदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर गांव वापस आया, लेकिन अगले ही दिन दूसरी मौत हो गई। इस बार मरने वाला भीकू था। उसे उसके ही घर में मृत पाया गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई अंदर नहीं गया था और ना ही कोई बाहर निकला था। लेकिन उसकी लाश दीवार पर चुपकी मिली और उसके सीने पर नाखून से लिखा था, 2 पूरे हुए। मैंने देखा, रामदयाल की आंखों में अब भी डर था, जैसे वो सब कुछ आज भी देख रहा हो। तभी थाने के बाहर अचानक किसी के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। आधी रात के करीब 2 बजे थे। इस समय कौन आ सकता था? मैंने सुरेश की तरफ देखा। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। मैंने उसे इशारा किया और उसने वो तस्वीर उठा के मुझे दे दी। और तस्वीर देखते ही मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो वही पुरानी फ़ोटो थी जिसमें 5 दोस्त खड़े थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। गोपाल और भीकू के चेहरों पर काले निशान बने हुए थे, और सबसे डरावनी बात, तस्वीर में खड़ा महेश अब कैमरे की तरफ नहीं, सीधे मेरी तरफ देख रहा था। और तस्वीर के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब तीसरा नंबर रामदयाल का है। तस्वीर के पीछे लिखे शब्द पढ़कर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत रामदयाल की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसने ये सब पहले से जान रखा हो। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से बोला, साहब, अब आप समझ गए होंगे कि मैं इतने साल छिपता क्यों फिर रहा था। मैंने पूछा, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रामदयाल ने कपटी आवाज़ में कहा, मैं अगला शिकार बनने वाला था। पीकू की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, रामदयाल, रघुवीर और महेश। लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि महेश अब भी जिंदा था, और हर मौत के बाद उसकी हालत और अजीब होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे। उसकी आवाज़ बदल गई थी
और कभी कभी उसकी आवाज़ में एक लड़की की आवाज़ भी सुनाई देती थी। एक रात रघुवीर भागता हुआ रामदयाल के घर आया। उसका पूरा शरीर कँप रहा था। वो बोला, मैंने महेश को देखा है, वो अकेला नहीं है, वो किसी लड़की के साथ खड़ा था। रामदयाल ने पूछा, कौन लड़की? रघुवीर रोने लगा। वो लड़की इंसान नहीं थी। दोनों ने फैसला किया कि अब वो गांव छोड़ देंगे, लेकिन उसी रात रघुवीर गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। सुबह तक तलाश चलती रही। फिर उसकी लाश मिली काली हवेली के पीछे वाली कुएं में। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसकी जेब में एक कागज़ था। उस कागज़ पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 4 पूरे हुए। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, रामदयाल और महेश। लेकिन रामदयाल को अब समझ आ गया था, महेश भी असली महेश नहीं था। उस रात रामदयाल ने तय कर लिया, या तो आज सब कुछ खत्म होगा या फिर वो भी मर जाएगा। वो कुल्हाड़ी लेकर अकेले काली हवेली पहुंच गया। आधी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवेली पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अंदर पहुंचते ही उसे वही लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, काली आंखें, और उसके बगल में खड़ा था महेश। लेकिन अब महेश वैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और वो बिना पलकें झपकाए रामदयाल को देख रहा था। लड़की मुस्कुराई, फिर बोली, अब आखिरी नाम बाकी है। रामदयाल ने कँपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसी वक्त लड़की की मुस्कान गायब हुई। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे उन्होंने इस हवेली में जिंदा दफन कर दिया था। और तब 25 साल पुराना सच सामने आया। कई साल पहले हवेली के मालिक की एक बेटी थी। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। कहते थे उसके पैदा होने के बाद गांव में बीमारियां फैलने लगी थी। एक रात अंधविश्वास में अंधे लोगों ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी और जो भी उसके क्षेत्र में आता वो उसके साथ लौट आती। महेश ने उस रात पालने में वही आत्मा देखी थी और उसी पल वो उसके वश में आ गया था। लड़की ने रामदयाल की तरफ हाथ बढ़ाया। कमरे में अचानक तूफानी हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारें कँपने लगीं और महेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रामदयाल समझ गया, अब बचने का सिर्फ एक रास्ता है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से हवेली के बीचों बीच रखे पुराने लकड़ी के पालने पर वार कर दिया। धड़ाम! पालना टूट गया। दूसरा वार, तीसरा वार, और तभी पूरी हवेली में ऐसी चीख गूंजी कि कान सुन्न हो गए। लड़की की आकृति धुएं में बदलने लगी। महेश जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल पूरी हवेली में आग लग गई। रामदयाल किसी तरह निकल आया। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली चल रही थी और आग की लपटों के बीच उसे आखिरी बार वो लड़की दिखाई दी। वो उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ उदासी थी। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। रामदयाल ने अपनी कहानी ख़त्म की। कमरे में सन्नाटा था। मैं और सुरेश बिना कुछ बोले उसे देख रहे थे। फिर मैंने पूछा, अगर सब खत्म हो गया था तो फिर आज वो तस्वीर कैसे बदली? रामदयाल ने जवाब दिया, उसकी नज़र मेरे पीछे थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही डर लौट आया। मैंने देखा वो पुरानी तस्वीर अब बदल चुकी थी। तस्वीर में 5 दोस्त नहीं थे, सिर्फ 4 थे। महेश गायब था और जहाँ महेश खड़ा हुआ दिखता था वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे नए लाल अक्षर उभर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें लिख रहा हो। मैं कभी गई ही नहीं। उसी पल थाने की सारी लाइटें बुझ गई और अंधेरे में किसी छोटी लड़की की हंसी गूंजी।